स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो ये वीडियो एक्चुअली में आपको ये बताएगी कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी कितनी चल रही है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अभी सवाल इसने नहीं डाले बिकॉज अभी 50-60% बच्चे मुझे लगता है ऐसे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर किया ही नहीं होगा। इवन हमारे भी पेड बैचेस में या ऑफलाइन क्लासेस में ये चैप्टर अभी चल रहा है। तो इसलिए अभी इन 3 चैप्टर के 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वैसे या ऐसे मिलते जुलते सवाल आपको पेपर में मिलते हैं। और इससे भी जरूरी यह है कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी कितनी चल रही है, यहां से यह भी चेक होगा कि आप अभी कितने पानी में हैं। तो इस वीडियो को एक नॉर्मल वीडियो मत मान के चलिएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब यहां पे हम सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको ये सवाल साथ साथ बनाने हैं। यस, ये वीडियो आप प्रैक्टिस के लिए, ऑल्दो मैं हर एक क्वेश्चन को रीजन के साथ डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैं बीच में रुकूंगा नहीं। तो आपका फर्ज बनता है कि हर एक क्वेश्चन जैसे ही स्लाइड पे आएगा आप वीडियो को पॉज कर लें और उसको पहले खुद से बनाएं और ये देखें कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। एंड सेकेंडली, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं शिवदास बुक से। बहुत सारे डीएम्स, मैसेजेस और आप कमेंट्स जाके चेक कर सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमारी एनसीईआरटी पूरी हो चुकी है, अब हमें कौन सी किताब करनी है। हमारे लगभग 90% सिलेबस हो गया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सैंपल पेपर आपको स्टार्ट कर देने चाहिए नवंबर में ही, या अगर अक्टूबर में कर सकते हो तो और बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि 100% सिलेबस का आपको इंतजार करना है। 100% सिलेबस का इंतजार कभी भी नहीं करना होता सैंपल पेपर करने के लिए। और बहुत अच्छा अभी समय क्यों चल रहा है, क्योंकि आपको शिवदास के सैंपल पेपर्स पे मिलेगा 40% का डिस्काउंट। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, ये साइंस के सैंपल पेपर है। शिवदास हमेशा से सैंपल पेपर्स के लिए फेमस रहा है। आप इनको 10 ईयर बोलते हैं ये लोग, और 10 ईयर का मतलब यहाँ पे बोर्ड के पेपर भी होंगे प्लस सैंपल पेपर भी होंगे। अब अच्छी बात यह है, बोर्ड के पेपर होने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि लेवल क्या आता है बोर्ड का, और सैंपल पेपर एक्स्ट्रा होंगे। यानी कि अब मान लो आपने एमसीक्यू वाला फॉर्मेट अपनाना है। लास्ट 10 साल के पेपर में से 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में एमसीक्यू आए हैं, पहले तो नहीं आए। ऑल्दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो सैंपल पेपर से कर सकते हो, लेकिन आपको नए फॉर्मेट पे पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो उसमें वो भी पेपर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंटेंट में तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन इस प्राइस को कोई बीट नहीं कर सकता। हमेशा से शिवदास का मैं इस चीज का बहुत बड़ा फैन रहा हूं कि वो हमेशा बच्चों के बारे में यह सोचते हैं कि उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो। अगर 40% डिस्काउंट है तो आप अगर एक किताब खरीदते हो तो आपको 200-250 के बीच में कहीं पे आके पड़ेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप कॉम्बो खरीदते हो तो 700-800 टाइप्स में आपको 4 किताबें मिल जाएंगी और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, जहां पे बेटा आजकल मार्केट में एक किताब 800 रुपीज की आती है, मुझे लगता है यहाँ पे चारों किताब कॉम्बो में आपको 800 रुपीज की, उससे भी कम की एक्चुअली में मिल रही हैं। और एक किताब अगर आप खरीदते हैं तो शिपिंग चार्जेस वगैरह आपको लग जाएंगे। तो बेहतर है कॉम्बो पे जाए, नहीं तो इंडिविजुअल किताब तो है। चलिए आज ये सवाल शुरू करते हैं। लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन में शिवदास बुक्स का मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल, सारे के सारे सवाल शिवदास से ही लाए गए हैं और इनके आंसर्स को आओ डिस्कस करते हैं। चलिए, फॉर्मेट मैंने बता दिया, रुक रुक के आगे बढ़ना है। पहला सवाल आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का वैसे आप सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है Na2O, यानी कि 2 सोडियम लगेंगे और 1 ऑक्सीजन। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 माइनस में। उस हिसाब से 2 ऑक्सीजन तो नहीं लगने वाले, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक ही सोडियम लगा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आंसर करेक्ट है। 2 सोडियम लगेंगे और 1 ऑक्सीजन, और हर एक ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। अच्छा, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है, ये मैं बताना भूल गया। हम सब्जेक्टिव सवाल भी कर रहे हैं और एमसीक्यू सवाल भी कर रहे हैं, बिकॉज 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या, सॉरी, माइक गिर गया भैया। ये तो मेरे जीवन में, इतिहास में पहली बार हुआ है कि पढ़ाते पढ़ाते माइक गिर गया। हाँ, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? यस यस यस, ठीक है, सब ठीक है। आओ, अगला है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। पहली बात तो यहां पे आपको बेस नहीं बोला है, बेसिक सॉल्ट बोला है। आपको बेसिक सॉल्ट चुनना है। अब NaOH एक बेस है, NaCl सॉल्ट है, लेकिन वो एक बेसिक सॉल्ट नहीं है।
तो बचता है NaHCO3 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो अल्टीमेट आंसर क्या बच जाता है? NaHCO3। NaHCO3 आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो कि एक बेस है और ये एक सॉल्ट भी है। किससे बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस लेट से NaOH और वीक एसिड यानी कि कार्बोनिक एसिड से, है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर एज फॉलोज। तो एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 2 4 मिल रही है। अब 2 4 के हिसाब से वैसे तो आपको पता है ये कार्बन है, आसान भाषा में कहे तो एक नॉन मेटल है अभी के लिए। वाई की कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, ये फ्लोरीन है और ये एक नॉन मेटल है ना भाई, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। और जेड की अगर बात करें तो 2 1 है, लिथियम है, लिथियम है, तो ये एक मेटल है, मेटल। अब आप सबको पता है कि मेटल और नॉन मेटल्स मिलके आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो आयनिक बॉन्ड मिलके कौन बनाएगा? तो आंसर है Z और Y बनाएंगे। अब वैसे फॉर्मूले वाइज Z को यानी कि मेटल्स को हम पहले लिखते हैं और Y को यानी नॉन मेटल्स को बाद में। मेटल की वैलेंसी यहाँ पे 1 है, आप देख सकते हैं, और इसकी वैलेंसी भी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ZY। बस ऑप्शंस को घुमा फिरा के YZ लिखा हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली बात है बेस्ट आंसर चुनना होता है, तो आंसर है ये। तो पहली बात तो इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन बनाएगा? तो आंसर है Y और Z मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आंसर है YZ होगा। ऑल्दो क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं पूछा है, बट ऑप्शन में फॉर्मूला वाइज ही आंसर है, ठीक है ना। चलिए, बहुत आता है ये सवाल, मैंने पेपरों में ये सवाल बहुत ज्यादा देखा है। इन विच टेस्ट ट्यूब आपको बुलबुले उठते हुए नजर आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? अब यहां पे सब में हमने एसिटिक एसिड डाला है। अब एसिड के साथ रिएक्ट होके कौन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है? तो आंसर है कार्बोनेट्स, या फिर बाय मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये दो लोग मिलके आप सबको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब यहां पे एसिटिक एसिड NaCl के साथ तो नहीं बनाएगा, लेकिन एसिटिक एसिड कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एसिटिक एसिड NaOH के साथ भी रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, और Na2SO4 के साथ भी नहीं बनाएगा। तो आंसर सेकंड टेस्ट ट्यूब है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यह सवाल एक बार पेपर में आया था और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बी मार्क कर दिया था बिना देखे, बट आंसर बी नहीं होगा, क्योंकि बी में थर्ड टेस्ट ट्यूब लिखा हुआ है। यानी बोर्ड में कभी कभार ऐसा भी होता है कि ए बी सी में ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता है, घुमा देते हैं। जैसे यहां पे इन्होंने सेकंड ऑप्शन सी टेस्ट ट्यूब में दे रखा, तो हमें तो सेकंड टेस्ट ट्यूब चुननी है ना, उसके हिसाब से ऑप्शन सी है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना। चलो, बहुत बच्चों को पता होगा वैसे कि ऐसा होता है, बट यहां पे हो रहा है, ठीक है। टेक 15 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको 10 ड्रॉप्स एसिटिक एसिड की डालनी है। तो एसिटिक एसिड जो कि एसिड है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड्स पानी में सॉल्यूबल होते हैं, किसी भी रेशो में एसिड्स पानी में सॉल्यूबल होते हैं और हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो क्या यहाँ पे ऊपर लेयर्स बनेंगे? नहीं। क्या आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा? नहीं, आपको मिलने वाला है होमोजीनियस मिक्सचर, और यहाँ पे डी पे 4 ही है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। डन है। चल, ये एक एमसीक्यू नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको हर एक 4 आपको रिएक्शन दे रखे हैं, आपको इनके टाइप्स आइडेंटिफाई करने हैं। तब तक मैं माइक फिक्स कर लेता हूं यार, ये ना आवाज सारी खराब हो जाए। एक सेकेंड, ये ना माइक ढंग से फिक्स नहीं हुआ है। जब तक आप यहाँ पे चारों रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना। आपको जब मैंने आपको बहुत बार शायद बोला, जब भी रिएक्शन आइडेंटिफाई करने को आती है तो इसका मतलब होता है कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट। हेलो, अब ठीक है, चलो। और यहां पे तो एक ऑप्शन में रेडॉक्स भी मिलेगा आपको। कर लिया आइडेंटिफाई? पक्की बात है। चलो, पहली रिएक्शन देखो, CH4 रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, CO2 बना रहा है, H2 बना रहा है। अब ना तो देखा जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ना ही डिकम्पोजिशन है। वैसे तो आप इसको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, बट नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको इसे ऑब्वियस बात है रेडॉक्स बोलना है, क्योंकि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को यहां समझाऊं, बाकी सब तो बहुत आसान है, बस यहीं पे कंफ्यूजन है, यहीं पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि ये रिएक्शन कौन से रिएक्शन है। आओ समझें। अब इसमें ऑक्सीजन आप देख सकते हो ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन का ऐड होना यह कहलाया जाता है ऑक्सीडेशन। वहीं पे ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना
ये कहलाया जाता है रिडक्शन। तो बेसिकली जो ए रिएक्शन हो गई, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रेडॉक्स। ऑल्दो मैं आपको पहले बता रहा हूं ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, बट हमारे सिलेबस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल के रिस्पेक्ट से ही है। मुझे लगता है ये तो सभी को दिख गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। यहां पे रिएक्शन जो हो रही है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि के ने नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बना लिया और लेड ने आयोडीन के साथ बना लिया। यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, दिख ही रहा होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है? इसके सिंगल प्रोडक्ट होते हैं, अगर आपको याद होगा। तो इस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और जिंक आपस में क्या हो रहा है? रिएक्ट। तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया है, बेसिक रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है। जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बहुत बेसिक है। तो 2 नंबर का सवाल आया है, आधे आधे नंबर की एक आइडेंटिफिकेशन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको सिर्फ नाम लिखना है। डन, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल मेरे हिसाब से हो सकता है ये आज के सारे सवालों का सबसे टॉप 5 सवालों में एक आएगा। सारे अच्छे सवाल है, ये कुछ बहुत अच्छे सवालों में से एक है। यू आर प्रोवाइडेड विद कंटेनर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। आपके पास एल्यूमिनियम का एक कंटेनर है और आपके पास कुछ लोग हैं, HCl है, HNO3 है, जिंक क्लोराइड है और पानी है। इनमें से आप किस किस को एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो? याद है शर्त क्या होती है? स्टोर करके रखने का मतलब होता है कि वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो भैया बहुत बेसिक सी बात है कि अगर मैं एल्यूमिनियम को HCl में डालूंगा तो क्या वो रिएक्ट करेगा? अगर मैं एल्यूमिनियम को HNO3 में डालूंगा तो क्या वो रिएक्ट करेगा? और अगर मैं एल्यूमिनियम को जिंक क्लोराइड में डालूंगा तो क्या वो रिएक्ट करेगा? एंड एट लास्ट अगर मैं एल्यूमिनियम को पानी के साथ लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा? सुनो, तो भैया एल्यूमिनियम अगर HCl के साथ रिएक्ट हुआ तो हमें सबसे पहली बात तो मिलने वाला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये तो बिल्कुल है कि हम एल्यूमिनियम कंटेनर में HCl को स्टोर नहीं कर सकते। अंग्रेजी कैसे लिखेंगे? एज एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वी कैन नॉट स्टोर HCl इन एल्यूमिनियम कंटेनर। बहुत बेसिक। लेकिन क्या मैं एल्यूमिनियम में HNO3 को स्टोर कर सकता हूं? आंसर है हाँ, और रीजन है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। आई होप आप सबने मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा हो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी पढ़ा होगा कि HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये HNO3 जो है वो एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करके एल्यूमिनियम के ऊपर एक पतली सी, बहुत पतली सी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम फर्दर खराब होने से बचता है। तो आंसर है यस, हम इसको यानी कि HNO3 को एल्यूमिनियम के कंटेनर में बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। क्या एल्यूमिनियम के कंटेनर में जिंक क्लोराइड को स्टोर किया जा सकता है? तो अगेन आंसर है नो, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। अगेन इट विल डिस्प्लेस जिंक एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, तो यहां पे भी स्टोर नहीं कर सकते। बहुत बेसिक है। और आई होप आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल में पढ़ा हो कि एल्यूमिनियम और आयरन जैसे मेटल पानी यानी लिक्विड फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, दे ओनली रिएक्ट विद स्टीम। तो यहां पे भी कोई रिएक्शन, यहां तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी और कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो इसको भी स्टोर कर सकते हैं। यानी आप HNO3 को और H2O को स्टोर कर सकते हो, लेकिन ZnCl2 और HCl को स्टोर नहीं कर सकते हो। बहुत प्यारा सवाल है। चलिए, राइट बैलेंस के अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ रिएक्शंस आपके लिए न्यू यानी कि नई भी हो सकती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप लोग बैलेंस कर लेंगे। NaOH को रिएक्ट कराया गया जिंक के साथ। तो भैया बहुत कम बेस है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो कि मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं। जैसे जिंक जो है, जब वो NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम, सही बात, सोडियम जिंकेट बनता है, जिसका फॉर्मूला Na2ZnO2 होता है। तो सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है, ठीक है जी। बैलेंस कर लेना। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक्सेस बोला है तो यहां पे 2 रिएक्शंस आएंगी।
अगर मैं लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पहले कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो आई होप आपको पता हो कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। फिर अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जिसमें पानी है इसमें और ज्यादा CO2 पास कराता चला गया, एक्सेस में पास कराता चला गया, तो पढ़ाया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा ट्वाइस। और वैसे तो यहां बोला नहीं कि आपको तो बस रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है, तो रिएक्शन ये है, बट फैक्ट ये कहता है कि जब आप लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो वो मिल्की हो जाता है, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे, तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा और जिसकी वजह से वो वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ऑल दो अभी आपको बस रिएक्शन लिखनी है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इज रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट विच मींस Na2CO3 एंड अगेन ये एक एसिड है और ये एक बेस है, तो ये आपस में रिएक्ट होके बनाएंगे। अच्छा, ये बेस भी कैसा वाला बेस है? कार्बोनेट है। कार्बोनेट्स का नेचर बेसिक होता है, तो यहां पे बनना चाहिए सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में वाटर। आप सबको पता है कोई भी एसिड कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट में हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो तीन चीजें बनाता है, सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? Na2SO4। सॉल्ट कौन सा बनेगा? Na2SO4 और साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में निकलेगा पानी। बहुत ही प्यारी रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन देखो, एग शेल्स। एग शेल्स में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, अंडों के छिलकों में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा है, अगेन एसिड है, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो एक तो बनेगा भैया सॉल्ट, एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक अगेन बनेगा पानी। इसके बाद हमारे पास फोर्थ रिएक्शन बच जाती है भैया। फोर्थ रिएक्शन को उधर लिख देते हैं, ये दिख ही रहा होगा आपको मेरे हिसाब से, इसको नीचे कर देता हूं ऐसे करके, है ना। फिफ्थ रिएक्शन बच जाती है, फिफ्थ को ऊपर लिख देता हूं, जगह कम पड़ गई है। तो फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, मतलब CuO, है ना। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद HCl। अब अगेन HCl एक कौन है भैया? एसिड है, और कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे भैया? एक तो बनाएंगे सॉल्ट विच इज कॉपर क्लोराइड और साथ में बन जाएगा पानी। तो अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो कोई भी नई रिएक्शन आपके लिए नई नहीं होगी, मतलब न्यू नहीं होगी। जैसे कि ऊपर वाले रिएक्शन में अगर आपने मान लेते हैं रिएक्शन पहली बार भी देखी है तो कैसे डिकोड किया हमने, कॉपर का जो ऑक्साइड है वो मेटल का ऑक्साइड है और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो अगर आपको ऐसे पता है, अच्छा भैया एग शेल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हमने पढ़ा हुआ है कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, तो उस हिसाब से रिएक्शन हो जाएगी। डन है। चलिए MCQ आ गया। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, अभी पीछे बात भी हुई थी कि ये बेसिक सॉल्ट है। अब कोई सॉल्ट अगर न्यूट्रल होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस से बनता है, लेकिन क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड से बना होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे कि ये वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है। अगेन वीक एसिड कौन सा होता है? कार्बोनिक, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? NaOH, है ना भाई। चलिए, अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट, एक बच्चे ने सोडियम सल्फेट लिया, सोडियम सल्फेट लिया, अगर नाम ना लिख के फॉर्मूला लिख दो, और सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में यानी BaCl2 में डाला। आप भी जानते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पे हो जाएगी, और क्योंकि ये हमने पढ़ रखी है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने पे हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, है ना। रिएक्शन को अगर बैलेंस कर देते हैं यहां पे 2 आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है जिसका कलर व्हाइट या थोड़ा सा ऑफ व्हाइट, येलो तो नहीं कहेंगे, कह भी सकते हो, बट बेस्ट ऑप्शन है व्हाइट, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन क्या चुनना होगा भैया? क्या हमें जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो बेरियम सल्फेट का? पहली बात, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है।
अब इधर और इधर बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला सही है, लेकिन यहाँ पे पिंक कलर है और यहाँ पे व्हाइट है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर व्हाइट है। अगर ऑप्शन में व्हाइट बेरियम सल्फेट या येलो बेरियम सल्फेट होता तो भी आप व्हाइट को चुनते, बिकॉज व्हाइट इज एप्रोप्रिएट फॉर बेरियम सल्फेट, येलो इज फॉर लेड आयोडाइड। बट कई हद तक ये थोड़ा सा पीलेपन पे व्हाइट होता है, मतलब प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो, ठीक है। विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट, करेक्टली मैच्ड है। क्या ऑरेंज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है? गलत है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जो नींबू में भी होता है। ऑरेंज की बात हो रही है। सॉर मिल्क, अगर मिल्क है, वैसे तो मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है, बट खट्टे मिल्क में तो बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड होता है, तो ये सही है। चींटी जब काटती है तो क्या वो मिथेनोइक एसिड छोड़ती है? यस बेटा, बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम फॉर्मिक एसिड याद किया हुआ है, लेकिन फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये आप कार्बोनेट्स कंपाउंड में सीखोगे। इमली में एसिटिक एसिड होता है क्या? नहीं भैया, इमली में तो टार्टरिक एसिड है। तो हमारे सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन करेक्टली मार्क्ड है, तो आंसर है सी ऑप्शन हो गया। डन, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड अगेन तो टेबल वाले सवाल आपको बोर्ड के पेपर में 1 या 2 जरूर मिलेंगे, ये तो 100% गारंटी है। पेपर को इमेजिन करोगे ही तो आप समझ जाओगे टेबल वाले सवाल तो आएंगे। तो इनमें से कौन सी टेबल को सही तरीके से मार्क किया हुआ है? ऑब्वियसली बात है बेटा, सोडियम होगा। स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, लेकिन सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? क्या वो HCl और NaOH से बनता है? यस, बिल्कुल सही है। बट क्या वो एक बेसिक सॉल्ट है? गलत है, वो तो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट अभी बात करी थी, ये बनेगा कार्बोनिक एसिड और NaOH से, बट क्या ये न्यूट्रल होगा? नहीं, ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। सोडियम सल्फेट बनेगा H2SO4 और NaOH से, क्या ये एसिडिक सॉल्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, बिकॉज आपने एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग लिए। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट अगर नहीं पता है तो CH3COONA, ये बनता है एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड से, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस CH3COH और NaOH से, और साथ में बनता है बेस, यानी कि हमारे पास बेसिक सॉल्ट। ये सही है, बट यहां पे CH3 होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है किताब की गलती है या फिर ये गलती जब पेपर आया था उसी में ही थी, बट यहां पे CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड होना चाहिए, एसिटिक एसिड होना चाहिए, और यहां पे NaOH को तो आप जानते ही हो, और ये रिएक्ट होके क्या बनाते हैं? बेसिक सॉल्ट। बाकी सब तो ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करें तो आंसर हमारे पास डी हो जाता है ना। यहाँ पे सबके पेरेंट एसिड पेरेंट बेस सही लिखे हुए, लेकिन उनका नेचर गलत लिखा हुआ है। NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सोडियम कार्बोनेट अभी बात की थी, बेसिक सॉल्ट होता है। सोडियम सल्फेट भी एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो बाकी लेकिन उनके जो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस थे वो सही लिखे हुए थे, ठीक है। अगेन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास आता है। सवाल कह रहा है भैया, एक सॉल्ट पी है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है इन बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। मन में आ रहा है, कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ऑन हीटिंग इट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट, क्यों? तो हम समझ गए कि भैया जो पी है हमारे लिए, वो हमारे लिए बेकिंग सोडा है, विच इज NaHCO3। और वो कह रहे जब इसको हीट किया तो क्यू बना। आप भी जानते हो कि क्यू कौन होगा? Na2CO3, बिकॉज NaHCO3 को जब भी हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, H2O बनता है और CO2 गैस बनती है, वो भी हम लिख देंगे। तो कह रहे हैं कि एक सॉल्ट बनता है क्यू जो हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाता है, बिल्कुल बढ़िया है, और एक गैस भी बनाता है R। वो गैस मैंने आपको बता दिया कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। द गैस R व्हेन पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। आपको आइडेंटिफाई करना है PQR और साथ में रिएक्शन भी देनी है। तो हमने PQR को आइडेंटिफाई कर दिया, अब रिएक्शन देखते हैं। तो अगर पहली रिएक्शन थी कि अगर हम NaHCO3 को यानी P को हीट करते हैं, अगर हम NaHCO3 यानी P को हीट करते हैं तो हमें बनता है Na2CO3 H2O और CO2। तो ये हमारे पास Q नाम का सॉल्ट है और ये हमारे पास R नाम की गैस है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन भी लिख दी। केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द जस्टिफिकेशन, बस। यानी आपको लाइम वाटर वाली इक्वेशन नहीं लिखनी, बिकॉज इक्वेशन बोला है पहली बात तो, और बस वो वाली इक्वेशन लिखनी है जो इन्हें आइडेंटिफाई करे। लाइम वाटर में तो बस ये बता रहे हैं कि Q यानी R को जब हमने लाइम वाटर में डाला तो वो मिल्की हो गया, तो उसके लिए रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन 2 नंबर का अगर सवाल होगा तो 1 नंबर आपको
मिल जाएगा आइडेंटिफिकेशन का, और 1 नंबर आपको मिल जाएगा रिएक्शन लिखने का। अगर आपको इसे बैलेंस फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। मैंने आपको ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के 1 शॉट में ही बताया हुआ है कि अब आपका फर्ज है, जब भी आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखोगे अपने आंसर शीट पे बोर्ड में, तो आपको उसे बैलेंस ही लिखना है, चाहे बोला जाए चाहे ना बोला जाए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। द पेयर या पेयर्स विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा? क्या NaCl के अंदर अगर कॉपर डालूंगा तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो ये नहीं करेगा। AgNO3 के अंदर अगर मैं डाल दूंगा कॉपर, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, कॉपर कैन डिस्प्लेस Ag, तो ये तो करेगा। Al2SO4 थ्राइस के अंदर हमने मैग्नीशियम डाला, तो भैया कालू नाना चाट मांगे, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो इट विल ऑल्सो डिस्प्लेस। अब अगर हमने जिंक सल्फेट के अंदर आयरन डाल दिया, तो भैया जरा फीके, तो भैया आयरन तो लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो आयरन कैन नॉट डिस्प्लेस, तो आंसर है सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, फर्स्ट और लास्ट यानी फोर्थ में कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज कॉपर Na से कम रिएक्टिव है और आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है। ऐसे भी सवाल बहुत मिलते हैं आपको पेपर में। चलिए एक और सब्जेक्टिव सवाल हमारे पास आ जाता है। सवाल कह रहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन 2 एटम्स A एंड B, A लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड B गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। A 2 इलेक्ट्रॉन देता है और B 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सबसे पहले इसी के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड। तो भैया बॉन्ड का नेचर क्या है, तो आंसर है आयनिक बॉन्ड। बेटा पहली बात तो आपको बता दूं, जिन्होंने भी कार्बन कंपाउंड चैप्टर नहीं किया है, 2 प्रकार के बॉन्ड आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं। आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कोई एक देता है दूसरा लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आपको एक और बॉन्ड पढ़ना है जिसका नाम है कोवलेंट, जहां पे लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। बट यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑब्वियस बात है आयनिक बॉन्ड बना होगा। सेकंड, सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन ए एंड बी। अब अगर ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ए की वैलेंसी क्या होगी 2, और बी ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो बी की वैलेंसी क्या होगी 1। इसका मतलब है इन्हें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 9th के हिसाब से मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा AB2, है ना भाई, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। बी पार्ट में कह रहे हैं ऑन सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। सेम तरीके से अब आपको MgCl2 कैसे बनता है समझाना है। तो अगेन मैग्नीशियम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो एज अ रिजल्ट कितने क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन आएंगे। यहां पे भी 1 क्लोरीन आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा। तो मैग्नीशियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको एक दे देगा और 1 इसको दे देगा। तो एज अ रिजल्ट कितने मैग्नीशियम इस्तेमाल हुए, 2 मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ने कितने, ओ माय बैड, कितने मैग्नीशियम इस्तेमाल हुए, 1 मैग्नीशियम, और हर एक मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। वहीं पे कितने क्लोरीन इस्तेमाल हुए भैया, 2 क्लोरीन इस्तेमाल हुए, लेकिन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। ऐसे 2 क्लोरीन इस्तेमाल हुए और इन पर चार्ज क्या आया, माइनस। तो कुल मिला के बन गया हमारे पास MgCl2, जैसा कि हमारे आज के पहले क्वेश्चन में भी था ना। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 बाहर भी लगा सकते हो, अंदर भी लगा सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद सी में कह रहे हैं कॉमन सॉल्ट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। यानी कि अगर आपको याद हो आयनिक प्रॉपर्टी की, आयनिक कंपाउंड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बिजली को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज सॉलिड स्टेट में उनके पास कोई फ्री आयंस नहीं होते हैं, लेकिन मोल्टन और एक्वा स्टेट में उनके पास फ्री आयंस आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में याद दिलाऊं तो सॉलिड स्टेट में नो फ्री आयंस, इनके पास कोई फ्री आयंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर इन्हें पिघला दें, अभी फिलहाल पिघलाने की बात हो रही है, या फिर बिजली पास कराने के लिए इन्हें पानी में भी डाल सकते हैं, बट अभी के लिए अगर इन्हें पिघला दिया गया है तो इनके पास फ्री आयंस आ जाते हैं। इनका पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से दूर हो जाता है और फिर ये बिजली कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगेन अगला सवाल है, यानी ये पूरा का पूरा सवाल आयनिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। वाई इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl हाई, अगेन शॉर्ट में लिखूंगा, इनमें दुनिया की
सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो चार्जेस के बीच में होती है। और इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट होने की वजह से इनको पिघलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। चलिए डन है। अगला सवाल मेटल्स एंड नॉन मेटल में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार बोर्ड के पेपर में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के ऊपर एक सवाल आ सकता है, मुझे पूरा पूरा चांस लग रहा है। अ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर आर नॉट वेरी प्योर। एक मेटल जिसको उसके ओर से निकाला गया वो प्योर नहीं था। दे कंटेन इंप्योरिटीज विच कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। नेम द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस। तो भैया दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसका नाम अगर आपको याद हो तो वह है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये सबसे ज्यादा रिफाइनिंग का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है कॉपर मेटल को प्यूरिफाई करते हुए, ठीक है जी। तो डायग्राम बनाना है भैया, याद करेंगे डायग्राम में हम सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे। कॉपर को अगर प्यूरिफाई करना है कॉपर को, तो हम यहां पे इम्प्योर मेटल में कॉपर को एज एनोड लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वन शॉट में पढ़ाते वक्त भी बताया था मैंने। और प्योर मेटल में स्ट्रिप ले लेंगे अगेन कॉपर की, और इनको कनेक्ट कर देंगे हम। हमेशा इम्प्योर को कनेक्ट करना होता है एनोड से, है ना। और जैसे इसमें आप लिख देंगे इम्प्योर कॉपर है ये, और यहां पे हमारे पास प्योर कॉपर है। प्योर कॉपर की स्ट्रिप लेनी है आपको, और नीचे आपको लेना होता है कॉपर सल्फेट। वो अलग बात है कि वो एसिडिफाइड, यानी कि थोड़ा सा उसमें एसिड वगैरह डाल देते हैं ताकि कंडक्शन हाई हो जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेना होता है सेम मेटल का कोई सॉल्ट। जैसे हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना है, रिफाइन करना है, तो फिर हमने कॉपर सल्फेट लिया। एनोड पे हमेशा इम्प्योर मेटल लेना है तो इम्प्योर कॉपर, और एनोड पे हमेशा प्योर मेटल लेना है तो हमने, सॉरी एनोड पे, ये एनोड है, हाँ, एनोड पे हमें हमेशा इम्प्योर मेटल लेना है, और कैथोड पे हमेशा हमें प्योर मेटल का एक टुकड़ा यानी कि छोटी सी स्ट्रिप लेनी, जितनी पतली हो सके उतनी, ठीक है ना। डन। तो नेम द रॉड्स विच आर यूज्ड एज कैथोड एनोड, मैंने बता दिया आपको। कैथोड पे आपको लेना है प्योर कॉपर, और एनोड पे आपको लेना है इम्प्योर कॉपर। तो पहला सवाल ही हमारा ये है। अगला, इलेक्ट्रोलाइट यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहां पे आपने लिया है एसिडिफाइड। कई बार एक आध नंबर कट जाएगा अगर आप एसिडिफाइड नहीं लिखेंगे तो। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यहां पे लेना है। What happens to the pure metal when current pass through the electrolyte? अगर हम करंट पास कराएंगे तो प्योर मेटल पे क्या होगा, याद करो। यहां से मेटल जाएगा और इधर जाके डिपॉजिट होता चला जाएगा, तो प्योर मेटल की जो स्ट्रिप है वो थिक होती चली जाएगी। What happens to the soluble and insoluble impurities present in the impure copper? तो जो impure कॉपर है उसमें सारी गंदगी नीचे जाके बैठ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। इसको एनोड मड क्यों कहा था हमने, क्योंकि ये एनोड के नीचे जाके बैठ जाती है। तो पूरा फुल फ्लेज्ड 4-5 पार्ट में ये सवाल आया हुआ, 3 नंबर में आया। और भाई साहब एक टॉपिक के ऊपर पूरा कंप्लीट सवाल आना, ये अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी भी। अच्छी बात क्यों हो सकती है कि क्योंकि अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है तो आपके नंबर पक्के हो गए। बट बुरी ये हो सकती है कि अगर आप वाला टॉपिक छोड़ गए थे तो ये पूरा सवाल वहां से आ जाएगा, है ना। इसलिए ऐसे सवाल बड़े खतरनाक से होते हैं बेटा। आओ अगला, when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, again डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है, तो आपको प्रेसिपिटेट जो है वो बनेगा। अब आपको उसके रिस्पेक्ट से आंसर देने हैं। तो आपने पोटेशियम आयोडाइड को, बहुत ही फेमस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर आपने लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 डाला। लेड नाइट्रेट में है तो सेकंड है, तो नाइट्रेट है तो ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि लेड 2 की वैलेंसी है और नाइट्रेट की 1 होती है। तो आपको रिएक्शन अगर याद हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो K के साथ मिल जाएगा NO3, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा PbI2, ठीक है जी। तो इस हिसाब, अच्छा रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया है, तो अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं सबसे पहली बात, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, नेम द कंपाउंड। तो पहली बात तो कलर येलो होगा, और जिसका प्रेसिपिटेट बनेगा वो कौन होगा, PbI2। बट आपको नाम बोला है
तो नाम भी लिख देंगे जो कि होगा लेड आयोडाइड। ये येलो रंग का पीपीटी आपको मिलेगा। इसके बाद बी पार्ट में कह रहे हैं राइट द बैलेंस इक्वेशन। लो जी, वो तो हमने यहीं पे लिख दी, ठीक है। सी पार्ट में कह रहे हैं लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जहां पे आप इसे डाल सकते हो। नीचे वाला पार्ट बेटा गलत है, बायो का सवाल था वो हमने स्क्रीनशॉट लिए ना, तो वो गलती से आ गया। वाटर बॉडीज, क्लीन, एक्वेरियम, ये आर एनवायरनमेंट का कोई सवाल होगा, ठीक है। तो सी पार्ट में कह रहे हैं आपको कि आपको पता ना ये जो रिएक्शन है इन्हें आप कौन से 2 हिस्सों में डाल सकते हो। एक तो मैं इसे डाल सकता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट में। अब जल्दी से, अरे मैंने आज तो आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछा। डबल डिस्प्लेसमेंट तो सभी ने पहचान लिया होगा। अब जल्दी से बताओ ये और कौन सी रिएक्शन की कैटेगरी में आ सकता है। कमेंट सेक्शन टाइम स्टैम्प 35 मिनट्स कुछ अप्रोक्स हो रहे हैं, तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से जल्दी से बता दो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के अलावा और किस में आ सकता है प्लीज। हाँ, डन डन, यस। और आंसर है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंडर ये आएगा। प्रेसिपिटेशन के अंडर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। किसका प्रेसिपिटेट बन रहा है? लेड आयोडाइड का। एरो नीचे भी दिखा सकते हैं आप। डन हो गया जी। चलिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट्स गिवन एज एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स और वाई में क्या क्या प्रोडक्ट के सिंबल है, तो आपको पता है कि भैया जो जिंक है वो तो सॉलिड है। H2SO4 आपने यहाँ पे लिक्विड या फिर एक्वास फॉर्म में लिया। अब ZnSO4 आपको कैसे मिलेगा? एक्वास मिलेगा। ZnSO4 यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा जो एक्वास फॉर्म में होगा, और हाइड्रोजन आपको एज गैस मिलने वाली है। तो भैया हाइड्रोजन तो गैस मिलने वाली, तो ये तो पक्का है कि ये दोनों तो गलत हो गए और ये भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपको वाई से ही आंसर। अगर मान लो आपको जिंक सल्फेट की स्टेट नहीं भी पता, तो भैया लल्लू से लल्लू बच्चे को हाइड्रोजन तो पता ही है कि वो गैस है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से गैस एक में ही है, तो यहां से पता लग जाएगा कि ये एक्वास है। डन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक एल्कलाई कहते हैं और फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं। पहली बात तो ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं। अब ऑब्वियस बात है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में घुलता होगा, स्ट्रांग होगा। घुलता होगा, स्ट्रांग होगा क्या? घुलता ही है, स्ट्रांग ही है। लेकिन हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड पानी में इनसॉल्युबल है, इसलिए उसे हम एल्कलाई या एल्कली नहीं कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रांग बेस है, वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो पानी में सॉल्युबल है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो इनसॉल्युबल है। तो अभी तक लग रहा है बी आंसर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रांग बेस है, नहीं गलत है। सोडियम मतलब स्ट्रांग बेस तो है लेकिन वो एसिड नहीं है, और इससे स्ट्रांग वीक से कोई अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड दोनों स्ट्रांग है, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कंपैरेटिवली हायर देन दैट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। नहीं नहीं नहीं, फेरिक हाइड्रोक्साइड पहली बात तो वीक बेस है और पानी में घुलता भी नहीं है, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास बी आ जाता है। अब मेटल रिबन एक्स बर्न्स इन, ये वाले सवाल ना एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई, बोर्ड के पेपर में 1 से लेके 2 सवाल 101% आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। एक मेटल रिबन है एक्स जिसको ऑक्सीजन के अंदर जलाया गया, तो हमें एक व्हाइट डैजलिंग फ्लेम मिली, समझ गए आप? वो मैग्नीशियम है ना, और वो रिएक्ट होके उसने व्हाइट रंग का ऐश बनाया, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और रिएक्शन का जो टाइप है वो कॉम्बिनेशन है। तो भैया मैग्नीशियम है, कैल्शियम नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, जिंक नहीं है, मैग्नीशियम है, और जो पाउडर बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और रिएक्शन का नाम कॉम्बिनेशन है ना। इस क्वेश्चन को, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। मैग्नीशियम और या मतलब सारे ऑप्शन में मैग्नीशियम रख सकते थे, क्योंकि ये तो सबको पता है कि मैग्नीशियम ही डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है। यहाँ के और यहाँ के ऑप्शन चेंज करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकते थे। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस, अच्छा, कार्बोनेट्स कंपाउंड में हम पढ़ेंगे पानी के अंदर अगर हार्डनेस हो तो सोप उसमें आसानी से काम नहीं कर पाता, तो उस हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करके। बट आपने वॉशिंग सोडा के यूजेस में ये तो पढ़ा हुआ है कि ये पानी की हार्डनेस को रिमूव करता है, तो इसका आंसर है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा यहाँ पे कौन है? तो आंसर है सी, Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, 2 सॉल्ट्स हैं, 2 सॉल्ट्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई। इनको पानी में डाला गया और उसके अंदर फिनोल्फथलीन डाला गया। तो फिनोल्फथलीन डालने के बाद जो एक्स वाला सॉल्यूशन था वो पिंक हो गया। इसका मतलब है एक्स जो है वो बेस है, श्योरली एक्स बेस है,
लेकिन Y ने कोई कलर चेंज नहीं किया, इसका मतलब Y न्यूट्रल भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है, बट इतना पक्का है कि Y जो है वो बेस तो नहीं है, लेकिन X बेस है। अब इनमें से कौन बेस है? Na2SO4 और NaNO3 तो बेस नहीं है, और NH4Cl तो एसिडिक है। तो अगेन आंसर तो ए बचता है, बट क्या इसमें ये तो बेस है, बट क्या Y इसमें एसिडिक है? तो मैंने आपको बता दिया NH4Cl स्लाइटली एसिडिक होता है, इसलिए कोई कलर चेंज नहीं हुआ। ये मुझे कैसे पता लग रहा है? अरे मुझे इसलिए पता लग रहा है क्योंकि मैंने याद किया हुआ है कि NH4Cl किससे मिलके बना है? NH4OH यानी कि एक वीक बेस, और HCl यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और कैसे करते हैं ये? आगे वाले को OH के साथ कनेक्ट कर दो, बेस बन जाता है, पीछे वाले को H के साथ कनेक्ट कर दो तो एसिड बन जाता है। तो इसीलिए बेटा ये बहुत काम की चीज थी, मैंने आपको बताया था वन शॉट के दौरान भी बहुत सवाल इसके ऊपर इनडायरेक्टली बनते हैं। आज ही हम लोग 2-3 सवाल इसके ऊपर बना चुके हैं। डन है। ये सवाल सेम रिपीट हो गया है क्या? हाँ सेम रिपीट हो गया, तो इसका आंसर भी है। ठीक है जी, सेम रिपीट हो गया, सॉरी। When sodium bicarbonate react with dilute hydrochloric acid, the gas evolved is। कह रहे हैं अगर सोडियम कार्बोनेट को हम लोगों ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, को HCl के साथ रिएक्ट कराया। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एवरी एसिड reacts with carbonate and bicarbonate to form salt, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पक्की बात है यहां जो गैस निकल रही होगी वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट कैसे करते हैं? पहली बात तो क्या वो गैस हाइड्रोजन होगी? नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वो पॉप साउंड से जलेगी। गलत है, पॉप साउंड से नहीं जलेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वो जलती हुई माचिस को बुझा देगी। बट अगेन लाइम वाटर टेस्ट बेटर माना जाता है आग के बुझने वाले टेस्ट से, बिकॉज आग किसी और कारणवश भी बुझ सकती है। मैं यार शरीर की आग नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कैंडल की आग, हवा चल गई बुझ गई, है ना, किसी भी कारणवश बुझ सकती है, इसलिए लाइम वाटर टेस्ट एक बेटर टेस्ट माना जाता है। ठीक है। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम has the property of hardening when water is mixed in right quantity। तो पहली बात तो अगेन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। राइट कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जो जिप्सम से बनता है और इसमें हार्ड होने की प्रॉपर्टी है, तो ये कौन है? पहली बात तो आपको इसका कॉमन नेम भी लिखना है, तो इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका कॉमन नेम है, और साथ ही साथ आपसे इसका केमिकल नेम भी पूछा है, तो भैया इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो इस हिसाब से इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी। हेमी क्यों भाई? क्योंकि इसमें आधा पानी लगा रहता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है ना, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा भैया कि ये इसका कॉमन नेम है, मतलब मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया है, आप एग्जाम में लिख के आएंगे कि ये आप कॉमन नेम लिख रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड में पूछ रहे हैं गिव केमिकल इक्वेशन इसकी बनाने की। तो आपको याद होगा कि हम इसको जिप्सम से बनाते हैं, यानी CaSO4.2H2O से बनाते हैं। इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट भी कितने पे करते हैं? 373। इसके ऊपर नहीं करेंगे वरना ये खराब हो जाएगा, है ना, डेड बर्न्ड प्लास्टर बना देगा, ये पड़ा हुआ है। ऐसा करने पे हाफ मॉलिक्यूल, एक्चुअली हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता, ये हाफ मोल होता है, बट उसको छोड़ते हैं अभी, हाफ H2O रह जाएगा और 3/2 H2O जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद इसके दो यूज बताने हैं, तो अगेन आपको पता है। अच्छा, एक बार ना एक बच्चे ने इसके दो यूजेस या एक यूज आया और उसने एग्जाम में लिख दिया कि फायर प्रूफ ग्लव्स बनाने का काम आता है, जो कि हम पढ़ाते भी हैं बच्चों को। तो मैंने उसको उसके नंबर कट गए, तो मेरे पास आया, तो मैंने कहा बेटा नंबर कटने भी चाहिए, बिकॉज अगर एक यूज पूछा हो या दो यूज पूछे हो तो बेटा ये उनके बेस्ट यूज नहीं है। जब भी एक या दो यूज पूछे हो, मैंने हमेशा से बोला आपको बेस्ट यूज लिखने चाहिए। तो इसका बेस्ट यूज क्या है कि ये फ्रैक्चर को जोड़ने में मदद करता है, फ्रैक्चर बोन्स को, ये फॉल सीलिंग्स में काम आता है ना। अब अगर और पूछे हो तो फिर आप मेकअप या फायर प्रूफिंग या एयर टाइट कंटेनर्स पे जा सकते हो। डन है।
अगर एक साबुन को एक एक कपड़े पे ना धब्बा लग गया था करी का, जो कि ऑब्वियसली बात है येलो कलर का था, लेकिन जब उस पर साबुन डाला गया तो साबुन डालने के बाद वो रेड हो गया। अब जब बहुत सारा पानी उस पर वापस डाला गया तो वापस से येलोइश हो गया। तो ऐसा क्यों है? बहुत बेसिक बात है। जो करी होती है उसमें हल्दी होती है, और हल्दी एक टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। खाने में जो आपकी सब्जी थी, करी थी, उसमें हल्दी थी, और हल्दी एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। और ये जब आपने इसमें सोप डाला तो सोप में बेस था, और बेस में जाने के बाद इसका जो कलर है वो येलो से रेडिश हो जाता है, रेड येलो, रेड ब्राउन हो जाता है, सॉरी। लेकिन जब आपने इसके अंदर बहुत सारा पानी वापस डाला तो पानी डालने पे ये जो बेस साबुन उसमें गया हुआ था, उसमें जो बेस था वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया। आपने बहुत पानी डाला तो साबुन, थोड़ा बहुत साबुन हट गया, पानी में घुल के चला गया, तो और जो बचा कुचा साबुन था वो बहुत डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने पे वापस से, क्योंकि बेस की स्ट्रेंथ कम हो गई, तो कलर वापस से येलोइश हो गया। 100% तो वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन येलोइश हो जाएगा। तो एक अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल, ठीक है। एक मेटल और एक नॉन मेटल, जो दोनों के दोनों लिक्विड है। मेटल आप सबको पता है मरकरी है, और नॉन मेटल जो है वो हमारे पास ब्रोमीन है ना। मेटल मरकरी है, नॉन मेटल जो है, जो अच्छा एक लौता नॉन मेटल जो लिक्विड है वो ब्रोमीन है। मेटल फिर भी आगे जाके आपको मिलेंगे जो लिक्विड है, जैसे गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे तो नहीं, लेकिन उससे 2-4 डिग्री ऊपर 27-30 डिग्री पे वो भी एक लिक्विड है ना। यानी दिल्ली में अगर अभी होगा तो वो तो पिघल ही जाना है, ठीक है। आओ भाई, मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल के ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, क्योंकि वो खुद बेसिक होते हैं, अभी बात की थी। बट कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं मेटल के जो एसिड के भी साथ रिएक्ट होते हैं और बेस के साथ भी। इनको हमने बोला हुआ है, बिल्कुल सही बात है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला हुआ है। इनमें से आपको याद होगा, आपको बताया जा चुका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। ये एसिड के भी साथ रिएक्ट होते हैं और बेस के भी साथ रिएक्ट होते हैं। तो आंसर है सेकंड और थर्ड, है ना। अच्छा, वैसे ये मेरी एक सोच है, ये गलत है मुझे पता है, बट एक सोच है, मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी कि जब भी ऐसे ये चुनने वाले सवाल आते हैं तो पता नहीं क्यों ज्यादातर केसेस में आंसर सेकंड और थर्ड होता है। मतलब ये तुक्का मारने की मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैंने क्योंकि मैं 9, 10, 11, 12 सबको एमसीक्यूज कराता हूँ, तो जब भी 4 में से कोई 2 ऑप्शन चुनने वाले होते हैं, उनमें हमेशा पता नहीं क्यों सेकेंड और थर्ड जनरली रहता है। चलो, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। तो एक्स और वाई आपस में रिएक्ट हुए और जेड नाम का एक कंपाउंड बन गया। एक्स ने इलेक्ट्रॉन दिए थे और वाई ने लिए थे। इसका साफ साफ मतलब है कि जो जेड बना है वो आयनिक कंपाउंड है ना भाई। कोवलेंट तो हो नहीं सकता भैया, क्योंकि कोवलेंट में तो मैंने आपको बताया, पहली बात तो अभी आपने पढ़ा नहीं और आज मैं उसका सवाल लाया भी नहीं हूं, और दूसरी बात कोवलेंट वैसे भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है। यहाँ पे एक्स ने इलेक्ट्रॉन दिए और वाई ने लिए, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन है? आयनिक कंपाउंड है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इसकी नहीं होगी। तो बेसिकली आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अरे अभी पढ़ा। लो मेल्टिंग पॉइंट गलत है, इनमें से कोई एक ही आंसर था, कॉमन सेंस। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते जब पिघलते हैं, आज ही पढ़ा। और ये सॉलिड फॉर्म में, हाँ इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो जिसके वजह से सॉलिड तो है। तो इसका बी आंसर है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। चलिए, इन थर्माइट रिएक्शन, आई होप आपको पता हो, थर्माइट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग Fe2O3 यानी आयरन थर्ड ऑक्साइड लेते हैं और उसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। और इतनी ज्यादा हीट मिलती है कि पिघला हुआ आयरन मिलता है ना। ये हम जानते हैं मेटल से नॉन मेटल थर्माइट रिएक्शन। कह रहे हैं थर्माइट रिएक्शन मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। तो डैश एंड डैश मतलब पहली बात मैंने आपको बताया, आयरन Fe2O3 है, तो आयरन सेकंड ऑक्साइड नहीं होता है इसमें, इसमें होता है आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो बी आंसर कट जाता है। और साथ में हमारे पास कौन होता है? एल्यूमिनियम पाउडर होता है। तो यहाँ पे तो क्लोराइड है, यहाँ पे सल्फेट है, तो ये भी गलत हो गए। तो ऑटोमेटिकली आंसर ए है। अगर आपको ये पता है तो एल्यूमिनियम तो सब में वैसे भी सेम ही है, डन है। चलिए, इसके बाद 3 सवाल हैं। 3 सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। मैंने आपको 33 क्वेश्चंस में से 31 या 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये हमारे केमिस्ट्री के
पहले 3 चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। आगे जाके और भी ऐसे सेशंस लाएंगे आपके लिए। सेशन को लाइक कीजिएगा और अगेन शिवदास के सैंपल पेपर की बुक्स जरूर लीजिएगा। और ये आपको पीपीटी जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहां पे आप ये वाले सवाल नोट कर सकते हो और बचे हुए सवाल जो 3 है वो होमवर्क में कर सकते हो। एंड अगेन 40% ऑफ पे दिवाली तक आप ये किताबें भी खरीद सकते हो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको अगला वन शॉट 10th क्लास का किसका चाहिए। ऑल दो एक कम्युनिटी पोल भी मैं डलवा दूंगा कल या आज में ही, अगर आप इस सेशन देख रहे हो तो, जहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे अगला चैप्टर कौन सा कराना है, बिकॉज मैं कंफ्यूज हूं बिटवीन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का इलेक्ट्रिसिटी टर्म 1 में आ गया था, तो हो सकता है उन्होंने कर लिया हो, तो उनको मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मैं पोल भी डलवाऊंगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी में आपको कौन सा चैप्टर का वन शॉट चाहिए। बाकी मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन सेशंस के लिए। एक एक क्वेश्चन को प्लीज घर पे कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अगर साथ साथ कर रहे थे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने सवाल सही थे। थैंक यू।